नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ध्वस्त अलाया अपार्टमेंट में घायल मरीजों की हालत बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन जनता टीवी से घायल मरीजों ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनकी मांग है कि सरकार हमें आश्रय दे और मुआवजा दे। हमारे जो भी कीमती सामान गायब हुए हैं वो कैसे हमें मिलेंगे। सिविल हॉस्पिटल में भर्ती घायल मरीजों का कहना है कि सरकार हमें बताए हम जाएं कहां। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के साथ वो वक्त था शाम के 6:30 बजे, जो लोग अपने ड्यूटी और ऑफिस से होकर अपने घर में वो कीमती वक्त बिताने के लिए जाते हैं। और वो एक खुशनुमा समय होता है जब हम परिवार के साथ चाय, बिस्किट और नाश्ते और खाने पर रहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वक्त पे जो हम यहाँ पे जा रहे हैं वो हमारे लिए काल बनकर आएगा। कुछ ही मिनट में, जिस मिनट में वो अपने घर पे थे, कुछ ही पल में देखते ही देखते जिस इमारत में वो एक लंबे समय से रह रहे थे, वो इमारत ताश के पत्ते की तरफ बिखर गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। जो 5 मंजिला इमारत में लोग रहते थे, बताया जा रहा है कि वो 12 परिवार के लोग जो घायल हो चुके हैं। इस वक्त सिविल अस्पताल में मैं हूं, जहां की तस्वीर देख रहे हैं। वो घायल परिवारों में कुछ परिवार तो जा चुके हैं, कुछ परिवार की मृत्यु हो चुकी है, तो कुछ यहाँ पे अभी भी भर्ती हैं। लेकिन उनके भी कई सवाल है सरकार से उनका सवाल है कि सरकार हमें बताए कि हम पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं। हमारे पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना रहने को है। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। ये सवालों के साथ मैं यहाँ जा रही हूँ। इस वक्त में हम आयुष से कहूंगी, आयुष दिखाइए। ये तस्वीर है इमरजेंसी वार्ड का, जहाँ पे वो घायल मरीज यहाँ पे भर्ती हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगी, उनका क्या कहना है, क्योंकि उनसे जब हमने व्यक्तिगत बातचीत किया था तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी सरकार से मांगे, सरकार हमारे हालचाल तो ले रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि हमें आश्रय कहाँ देगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी मरीज फिलहाल स्वस्थ हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इस वार्ड में भी 5 मरीज जो हैं यहाँ पे भर्ती हैं, बाकी के मरीज जा चुके हैं, जिसमें उज़्मा हैदर और बेगम हैदर की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे रंजना अवस्थी जी हैं। रंजना अवस्थी लगातार मीडिया से बातचीत कर रही हैं। उनकी कई मांगे हैं जो मीडिया भी उठा रही है। रंजना अवस्थी का साफ तौर पे कहना था कि सरकार ये नहीं बता रही कि हम जाएंगे कहाँ। हम इस समय अस्पताल में हम रंजना अवस्थी जी से ही बात करेंगे। देख सकते हैं इनकी हालत इस समय हालांकि स्वस्थ है, लेकिन कुछ मांगे हैं जो लगातार अपनी उठा रही हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगी। मैम, कैसी हैं अभी आप? ठीक है, अभी तो दर्द तो है लेकिन फिलहाल ठीक है। अब डॉक्टर से जब मैंने बात की तो डॉक्टर्स का कहना कि सारे मरीज अब स्वस्थ है, अगर वो इच्छुक है जाने के तो वो जा सकते हैं। लेकिन जाए कहाँ? जाने का भी तो जगह हमारे पास नहीं है, जाए कहाँ? और सामान भी बेटी गई, वहाँ कोई सामान नहीं है। जो आप कह रही सामान है, वो कह रहे कोई हमारा कोई सामान नहीं वहाँ पे। वहाँ पे आपका कोई सामान नहीं? ना, उन्होंने कहा कि बेटी अब गई, अभी तीनों फ्रेंडों के संग में, वहाँ सामान नहीं है। आपकी बेटी का क्या नाम है? आलोका अवस्थी। आलोका अवस्थी। हाँ, तो ये भी सवाल है कि आप सरकार से क्या मांग रही हैं इस समय? सरकार से हम लोगों को जो है ना, कहाँ जाएं, हमें रहने का जगह दी जाए, और हमारा जो सामान डैमेज हुआ है वो मिल नहीं रहा है, वो सामान दिया जाए या हमारे मतलब उसकी बाहर जाना दिया जाए। तो ये थी रंजना अवस्थी। ऐसे और भी कई मरीज हैं यहाँ पे जो कि इस समय अस्पताल में हैं। रंजना का सवाल सीधा है कि हम जाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ। सरकार तो लगातार हमारे स्वास्थ्य का हालचाल ले रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि हम जाएंगे। इनका ये भी आरोप है कि हमारे जो सामान है वो पूरे नष्ट हो चुके हैं, उसका मुआवजा कौन देगा? उसमें तमाम वो दस्तावेज थे, तमाम वो गहने थे, तमाम वो कीमती चीजें थे, वो कब मिलेंगे मुझे? ये भी इनका सवाल है। स्थिति बहुत ही दुखदायी है और कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी मरीज हैं। मैं उनसे भी उनकी भी मांगों को लेके जाऊंगी। यहाँ पे यूसुफ जी हैं। यूसुफ जी, हालांकि देखिए मैं फिर कहूंगी कि कोई भी मरीज बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत है, हम भी जानना चाहते हैं कि उनकी मांगे क्या है। जो भी हम पहुंचा सकते पहुंचाएंगे। यूसुफ जी से भी बात करेंगे। यूसुफ जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, बहुत पहले से अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से यही कि हमारा मुआवजा दिया जाए हमको। जो तुम बताओ बेटा, तुम बोलो। देखिए, उनकी समरीन बेटी है। समरीन ने हमसे बातचीत किया तो मैं उनसे ही बातचीत की। क्या समरीन, क्या सरकार से आपकी मांग है? सरकार से बस यही मांगे कि इनको है ना, इनका मुआवजा दिया जाए। अभी जाएंगे तो यहाँ से है ना, कहाँ निकल के जाएंगे वो? अब यहाँ अभी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से बाहर आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं, कुछ उजड़ चुका है, सब उजड़ चुका है। उनका रिटायरमेंट का जो भी पैसा था उन्होंने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। करते थे पिता आपके? मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे पहले। गवर्नमेंट में किस सेक्टर में थे? BHEL, भारत BHEL में थे। झांसी में थे। झांसी से फिर यहाँ क्या थी? सामान्य कर्मचारी थे? नहीं, इंजीनियर थे। इंजीनियर थे। तो ये थी समरीन। आप करती क्या है? हाउस वाइफ है। अच्छा, हाउस वाइफ है। तो समरीन जो है अपने पिता को लेके बैठी हैं और बाहर से आई हैं। तो समरीन की
मदर भी हैं यहाँ पे, यानी कि नसरीन है। नसरीन क्योंकि एक परिवार के 2 लोग यहाँ पे एडमिट है, तो नसरीन के भी कुछ आरोप है, कुछ सवाल हैं, इनसे भी बेहद जाना जरूरी है कि इनकी क्या सवालें हैं और सरकार से खास तौर पे क्या मांगे हैं। नसरीन कैसी हैं आप? काम किया उसका फायदा दीजिएगा हमको, यही है बस। हम लोग को बता दिया था हमने, पर अभी भी फिर थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको हमने। अभी फिलहाल आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ से अभी निकलने का कुछ प्लान है या कहाँ जाएंगी? जाएंगे, हमारे बहनें हैं, घर है, हमारे बहनों का, उसके बहनों के घर जाएंगी। सरकार से मुआवजे की मांग? मुआवजे की कि जो उन्होंने तोड़ा वो हमको दे इसका। हमने उसमें इन्वेस्ट किया था, इतना पैसा इतने इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ज्यादा, उसका दे हमको। ये नसरीन थी। नसरीन का साफ तौर पे कहना था कि सरकार हमें मुआवजा दे। आफरीन, क्या आप बातचीत करेंगे मुझसे? आप स्थिति में हैं बातचीत करने? मैं भी फिर भी आफरीन को, मैं कोशिश है कि मैं आफरीन को डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन मैंने इजाजत लिया पहले ताकि आफरीन इजाजत दें तभी मैं बात करूं। इस समय आफरीन भी हैं। आफरीन के साथ ही मैं जिससे बातचीत की शाहजहां थी, शाहजहां इनके घर में काम करती थी। आफरीन से बातचीत करती हूँ क्योंकि अभी इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी क्या सरकार से मांगे और कहाँ रहती थी, इनका भी सवाल है कई। आफरीन कैसी हैं आप? ठीक है, पेन बहुत है। कुछ मांगे सरकार से? मांगे क्या, हम अपना फ्लैट वापस चाहिए। 2 फ्लैट्स हैं हमारे इस बिल्डिंग में, और अभी हम लोगों ने पूरा उसको रेनोवेशन कराया था, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा था मॉड्यूलर के। 2 फ्लैट थे आपके? जी 2 फ्लैट थे, 402 403, 4th फ्लोर पे। अच्छा, 4th फ्लोर पे 2 फ्लैट्स है। तो अभी आप कहाँ रहेंगी, यहाँ से निकलेंगी तो? अभी तो फिलहाल कोई और जगह नहीं है, अपनी मम्मी के घर जाके रहना पड़ेगा। तो आपकी शादी हो चुकी है? जी। अच्छा, तो मम्मी कहाँ रहती हैं आपकी? मम्मी मेरी पुराने लखनऊ में रहती हैं, दरगाह साइड, दरगाह में। जी। तो ये आफरीन थी, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। आफरीन का भी साफ तौर पे कहना था कि हमने वहाँ पे 4थे मंजिले पे 2 अपार्टमेंट ले रखा था, 402 और 403। उसमें हमारे परिवार रहते थे, जहाँ मैं शादी होकर गई थी। सब कुछ उजड़ चुका है। हालांकि इनका ये ससुराल था जहाँ पे ये रहती थी। इनकी भी मांग है कि सरकार हमें उसकी मुआवजा दे और हमें आश्रय दे, क्योंकि फिलहाल तो ये अपने माँ के घर पे जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मार्मिक स्थिति है, सभी की मांग है कि हम जाए तो जाए कहाँ। सरकार हर कुछ कह रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि हम जो पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं उसका क्या होगा, और जो हमारे दस्तावेज हैं, जो हमारे सामान हैं, वो हमें कैसे मिलेंगे। ये इनका बड़ा सवाल है। कैमरा आयुष के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आपने शायर बशीर बद्र की ये लाइनें तो सुनी होंगी, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये दोनों लाइनें शायद अलाया हादसे में अपने आशियाने को मलबे में तब्दील होने के बाद उस पर चल रही जेसीबी को निहारती हर एक निगाह कह रही थी। 48 घंटे से चल रहे ऑपरेशन में अब मीडिया, नेता, बड़े बड़े अधिकारी का जमावड़ा लग चुका है, हट चुका है। बचा है तो सिर्फ मलबे का ढेर, उसमें दबी जिंदगी भर से संजोई गई गृहस्थी। मलबे के ढेर पर जेसीबी चल रही है और परत दर परत निकलती चीजों को देखकर उससे जुड़ी यादों में खोए हैं। बच्चों की साइकिल, टूटे खिलौने बता रहे हैं कि कई बचपन यहां बीते हैं। फिलहाल अमीर हैदर के परिवार से 2 लोगों ने जानें गंवा दी और 2 बेटों के सर से मां का साया उठ गया है। जिम्मेदार कौन है, किस पर कार्रवाई होगी, ये सब हमारे और आपके सोचने के विषय हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने आशियाने गंवा दिए, अब उनके लिए सिर्फ खुला आसमान है। 24 जनवरी की रात अलाया अपार्टमेंट 5 मंजिला इमारत से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ये वो भयानक मंजर था जब इस अपार्टमेंट के रहने वाले लोग इस मलबे के नीचे दब गए। कवायद शुरू हुई और करीब 16 घंटे बाद 14 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया और 2 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ जो लीडर हैं अमीर हैदर, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। उनकी पत्नी और उनकी बहू की डेथ हो गई। लेकिन अभी तक इस मलबे के नीचे कितने लोग हैं, क्या उनकी गिनती है, वो साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अब एसडीआरएफ की टीम ने इस मलबे को हटाने में तेजी ला दी है और अब जेसीबी के माध्यम से इस मलबे को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो अस्पताल पहुंचे थे वो भी यहाँ पर आए हैं। अपने आशियाने को जो मिट्टी के ढेर में बदल चुका है, वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनकी यहाँ पर निशानियाँ हैं, वो यहाँ पर मिल सके। अब जेसीबी धीरे धीरे मलबे की परतों को पलट रही है और उसके नीचे से जो मंजर है वो ये बता रहा है कि कैसे किसी ने अपना आशियाना बनाया होगा
कैसे अपने घर को सजाया होगा, और सजोने के बाद आज वो मिट्टी के ढेर में तब्दील है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो घर की गृहस्थी है वो दबी कुचली नजर आती है, कभी बच्चे की साइकिल वहाँ पर है। तो एक पूरा जो घर है, जो मकान से घर बनता है, वो कैसे एक मलबे के ढेर में बदल गया। लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक मलबे के ढेर में चली गई है। अब लोगों के पास दो सवाल हैं, कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अब उनके पास जो आशियाना है वो मिट्टी के ढेर में बदल चुका है। तो वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, वो रात कहाँ गुजारेंगे, अभी कोई भी ऐलान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। भले ही अलग अलग चाहे विपक्षी दल हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो सभी ऐलान कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मदद की जाएगी, लेकिन अभी तक जो मंजर है वो ये बता रहा है कि उस रात जो लोग इसमें फंसे होंगे, उन्होंने अपनी तकलीफ बताने के लिए भी किसी को अपना मंजर कैसे बताएं, वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो कंक्रीट का ढेर है उसमें से उनकी आवाज़ ही बाहर नहीं आ पा रही थी। अब आपको हम उधर उस तरफ ले जा सकते हैं जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, और जो लोगों की गृहस्थी या उनसे जुड़े जो सामान है जब वो बाहर आ रहे हैं और उसके बाद उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देखेंगे सामने, यहाँ पर उन चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, ढेर किया जा रहा है जो अंदर की जो मलबे को हटाने के बाद जब निकल रहा है। ये आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं वो उसको वहाँ पर सुरक्षित रख रहे हैं, और जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी चीज़ों को पहचान रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि एक महिला को लेकर सवाल खड़ा हुआ है कि शबीना नाम की एक महिला जो टीचर थी, उनके बारे में बताया जा रहा है वो मिसिंग है और उनकी तलाश भी की जा रही थी। कुछ परिजन हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। अब ये जो सिलसिला है ये कब खत्म होगा, ये मिट्टी के ढेर को हटाने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। शायद इसमें 24 से 48 घंटे अभी लग जाएं, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस बिल्डिंग में फंसे कितने लोग थे, और अगर जो लोग हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था, सिर्फ 2 लोगों की मौतें हैं, क्या वो गिनती जो आंकड़े शासन प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं क्या वही सही है, या फिर ये गिनती और बढ़ेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर के भाई जिशान हैदर के घर पहुंचे। अलाया बिल्डिंग के मलबे में तब्दील होने के बाद अब अब्बास हैदर का परिवार अपने भाई जिशान हैदर के घर पर रह रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव उन्हें सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्रेडिट लेने की होड़ ने जानें ले ली हैं, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तो वहीं अब्बास हैदर ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डीजीपी और अधिकारी फोटो खिंचवाते रहे। डीजीपी क्रेडिट लेने के लिए किसी भी अन्य संस्था को काम नहीं करने दे रहे थे। उनकी पत्नी की मौत ड्रिलिंग की वजह से हुई, क्योंकि वो लगातार मना कर रहे थे कि पत्थर गिरने से उनकी पत्नी की जान जा सकती है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। और जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, और कानून अगर किसी को कानून का उल्लंघन किया है और मानक से छेड़खानी की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और सरकार को आगे आकर के इन परिवारों ने जो भी उस बिल्डिंग में रहते थे सब कुछ खोया है, सब कुछ उनका चला गया, सरकार को मदद करनी चाहिए। और जब जो आखिर में ड्रिल किया है, मेरी पत्नी के सर पे पूरा मार्क था, उनके सर पे गिरा हुआ है। उससे पहले उनसे बात हो रही थी, ठीक हूँ अब्बास अब्बास, उन्होंने मेरा 10 बजे सुबह तक नाम लिया, उनको कोई चोट नहीं लगी। ड्रिल के टाइम पे उनको चोट लगी है, वरना 15 घंटे ऐसे भी ब्लड लॉस में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। ये ऑपरेशन जिंदगी नहीं, ऑपरेशन मौत था। मैंने प्रशासन को बताया है, क्योंकि मैं वहाँ के, मुझे पता था कहाँ पे फ्लैट लोग हैं वहाँ पे। मैंने उनको बताया कि आप यहाँ करो वहाँ करो, वहाँ से लोग निकले। तो शुरुआत में जब लोग निकल गए तो इन्हें लगा ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अखिलेश यादव आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर, उनके घर पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अखिलेश यादव उनके परिवार वालों से मिलकर अभी निकल रहे हैं। यहाँ पर ही 2 लोगों का देहांत हुआ था, जिसमें समाजवादी प्रवक्ता जो है उनकी पत्नी उज़मा हैदर और उनकी जो मां है बेगम हैदर का डेथ हुई थी। उसी मामले
को लेकर आज अखिलेश यादव उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे और कई ऐसे समाजवादी पार्टी के लीडर्स भी हैं। देखिए जिशान हैदर हैं जो अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा काफी देर तक वो आज उनके घर पर भी रुके। अभी फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव उनसे उनके घर पर सांत्वना देने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं, उनका पूरा काफिला बाहर जा रहा है। ये तस्वीरें जो थी ये जिशान हैदर के घर की हैं, जहां पर उनका घर जो धराशायी हो गया, उसके बाद जिशान हैदर के घर पर ही पूरा परिवार है और वहीं पर आज उनसे मिलने आए थे। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव आज पहुंचे हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो आज लगातार जिशान हैदर के घर पहुंच रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ फखर की जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज पूरा देश आजादी का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन बाराबंकी के एक मदरसे में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जगह इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसे में इस्लामिक झंडा फहरता देख लोगों ने पुलिस को इत्तला करी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी ने मदरसे में इस्लामिक झंडा उतरवाकर संचालक से पूछताछ की। ये मामला सुबह थाना क्षेत्र के रामपुर मजरे जमीन हुसैनाबाद का है। चमन हमारे साथ बाराबंकी से संवाददाता जुड़ चुके हैं। चमन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? संचालक की तरफ से क्या सफाई दी गई है पूरे मामले में? देखिए पूजा, बिल्कुल मैं बता दूं कि गणतंत्र दिवस पर मदरसे में इस्लामिक झंडा फहराए जाने का यह पूरा मामला सुबेहा थाना क्षेत्र के रामपुर मजरे जमीन हुसैनाबाद गांव का है, जहां पर आज पूरा देश गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहा। तो वहीं मदरसे के संचालक ने इस्लामिक झंडा फहराया। जब इस बारे में लोगों को जानकारी हुई, मौके पर पहुंचे लोगों ने विरोध किया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर हैदरगढ़ सीओ जेएस थाना और तहसीलदार शशि कुमार त्रिपाठी पहुंचे, जिन्होंने इस्लामिक झंडा को उतरवाते हुए वहां से मौजूद 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। जब इस संबंध में मदरसा संचालक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में राष्ट्रीय तिरंगा नहीं आता है और इस्लामिक झंडा आता है, इस वजह से हमने यह झंडा फहराया। वहीं इस संबंध में जो हमने सीओ से बात की तो उन्होंने बताया कि यह झंडा फहराए जाने का मामला हमारे संज्ञान में आया था, मौके से झंडा उतरा दिया गया है, कोई किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था कायम है यहाँ पर और 2 लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया चमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण के साथ ही कांग्रेस ने आज से अपनी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कांग्रेस मुख्यालय से इस अभियान का आगाज किया। मारा ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस सभी प्रदेशों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव-गांव जाएगी। कांग्रेस अपने इस अभियान में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लोगों के लिए लिखे गए संदेश पत्र को भी गांव-गांव पहुंचा रही है। मेरा मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरीके से राहुल जी को समर्थन मिला इस यात्रा में, और जब कांग्रेस के लोग अब लोगों से बात करें, लोगों का जो रिस्पांस है मार्केट में भी देख रहा हूं, लोग पूछ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक समय ऐसा हो गया था कि लोग देखना नहीं चाह रहे थे, बात नहीं करना चाह रहे थे, पर आज आदमी सुन रहा है, वो जान रहा है कि देश बिक रहा है, देश की एक एक चीजों को एक एक करके सत्ता बेच रही है, सीमाओं को खतरे में डाल रही है। अग्निपथ डालकर कांग्रेस के शासन में जो सेना सबसे मजबूत सेनाओं में एक थी, आज बीजेपी के शासनकाल में अग्निपथ योजना लाके उस सेना को कमजोर किया जा रहा है। और हर पढ़ा लिखा नागरिक इसको समझ रहा है, अनपढ़ लोगों की मैं नहीं कहता, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत आज कांग्रेस मुख्यालय राजधानी देहरादून से की गई। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में आज राजधानी देहरादून के चौक चौराहों पर जाकर इस यात्रा को निकाला गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का साफ तौर पर कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यह यात्रा आज से शुरू होकर और मार्च तक चलेगी। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा का मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव को मैसेज पहुंचाना और जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बिजनौर में तालाब किनारे मिला मगरमच्छ, ग्रामीणों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांध वन विभाग को दी इत्तला। सूचना मिलने पर मौके पहुंची वन विभाग की टीम।
मथुरा में वसंत पंचमी के मौके पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। महाराजा सैनिक समिति ने किया आयोजन। समाज के 23 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। आगरा में धराशायी हुए मकान का मामला। पीड़ित मुकेश शर्मा की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भवन निर्माण स्वामी राजू मेहरा और बिल्डर हरीश के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान एक लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे। 2 साथी मौके से हुए रफूचक्कर। फरार लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। लुटेरों से 14 मोबाइल, 1 तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद। सहारनपुर पुलिस ने नकली नोटों के कारोबारी को बिहार से किया गिरफ्तार। 2021 से फरार चल रहा था आरोपी पर था 25,000 का इनाम। अलग अलग राज्यों में दर्ज है 21 मुकदमे। गोंडा में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। मारपीट में युवक गंभीर तौर पर घायल। 3 दिन पहले पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर जताई थी मारपीट की आशंका। फतेहपुर में पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट। फावड़े से काटकर की 2.5 साल के बेटे की हत्या। खेत में गड्ढा खोदकर शव को छुपाने की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता को लिया हिरासत में। लखनऊ में गणतंत्र दिवस परेड में कुल 19 झांकियां। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को प्रथम स्थान। अलग अलग विभागों समेत कुल कॉलेजों की झांकियां। पेयजल और स्वच्छता मिशन को दूसरा और कृषि निदेशालय विभाग को तीसरा स्थान। सड़क हादसे में सांसद जगदम्बिका पाल हुए घायल। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से भेजा गया अस्पताल। बस्ती से गोरखपुर जाते समय हुआ हादसा। संत कबीर नगर के कोतवाली क्षेत्र चुरेब के पास हाईवे की है घटना। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।